हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th की ये क्लास है जिसमें आज हम 12वें चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले 11 चैप्टर अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, तो अगर आप वो ना देखे हो तो पहले उन सभी चैप्टर्स को देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो सारे चैप्टर हैं और सारे ही चैप्टर एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो कोरिलेट होते ही हैं। तो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पीछे की चीज़ें देख लेंगे। और एनसीईआरटी 7th साइंस को शुरू करने से पहले हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस को पूरा डिस्कस किया है, तो एक बार वो सारी वीडियो देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 और क्लास 7 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आगे के वीडियो देखने से पहले पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी, समझ तो आ जाएगा आपको, पर एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो जब तक वो ना क्लियर हो, चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पीछे के सारे वीडियो देख के ही आगे बढ़ा करिए। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों, हेल्पफुल लगते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो सच में लगता है कि अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, काम का है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। हमारा ये जो वीडियो है स्पेशली टीचिंग में, आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे वहाँ के लिए बेहद ही हेल्पफुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होगा सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए, जो भी सीटेट केवीएस SSB में बैठने वाले हैं। इन तीनों का ही सिलेबस जो है एनसीईआरटी 12th तक का होता है, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप एनसीईआरटी 12th तक सारे सब्जेक्ट को तैयार कर लिए हैं, जो भी आपका सिलेबस है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो तैयार कर लिए हैं, तो इन तीनों एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद अगर आप यूपीपीएससी, यूपीSSSC या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ का भी जो बेस होता है, जो बेसिक सिलेबस होता है, वो एनसीईआरटी ही होता है। तो आप एनसीईआरटी 12th तक की अगर इन बड़े लेवल के एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी 12th तक आपका तैयार होना चाहिए। उसके बाद जो स्पेसिफिक बुक आती है वो पढ़िए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह से पढ़ाई करिए कि बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, ताकि आगे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हों एक कॉन्फिडेंस से बैठें और कभी ये ना हो कि कहाँ से चीज़ें आ गई हैं। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब हमारा जो 12वां चैप्टर आपको दिख रहा है, इसका नाम है पादप में जनन, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट। थोड़ा सा प्लांट के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ था, जिसमें प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो देखा हुआ था कि एक प्लांट का कितने पार्ट होते हैं, या उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमने 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे जो प्लांट में रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है, कितने प्रकार से होता है और कैसे नए पौधे का जन्म होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। तो ये तो छोटी सी समरी रही चैप्टर के बारे में। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने चैप्टर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जो होता है वो जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plant. अब आगे हम उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे आगे बताया गया है मोड्स आर रिप्रोडक्शन, मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, विधियाँ हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ बताया गया है कि अधिकांश पादपों में प्लांट के पार्ट, पहले आपको फिर से रिमेंबर मैं करा रही हूँ जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ था। अधिकांश पादपों में मूल मतलब जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, मतलब वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। जो मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो इससे क्या कहते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट पौधे का कहलाता है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प भी निकलते हैं। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स।
आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प जो है बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। तो आप जब आम का सीज़न आने वाला होता है तो आम के पौधों में कलियों को देखते होंगे, बौरों को देखते होंगे, जिन्हें भौरा या बौरा कहा जाता है। वो उसके फ्लावर होते हैं और वही फ्लावर बाद में झड़ करके क्या करते हैं, वो हम फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, फलों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताएगी कि सामान्यतः बीजों को हम फेंक देते हैं आम खाने के बाद और बीज अंकुरित होकर एक नया प्लांट बनाते हैं। तो इससे एक चीज़ तो पता चला कि बीज के द्वारा भी नया प्लांट का जन्म होता है। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है, तो अब उस पुष्प का, उस फ्लावर का क्या रोल हो गया उस प्लांट में। तो पुष्प जो हैं वो पादप में जनन का कार्य करते हैं। तो जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी पौधे का। पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो एक प्लांट में ये भी हो सकता है कि उसमें केवल मेल फ्लावर हो, ये भी हो सकता है कि उसमें केवल फीमेल फ्लावर हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स हों। तो ये चीज़ें बताई गई। इसके बाद बताया गया है कि पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। तो अब यहाँ पे दो तरह की प्रोसेस होती है इनमें जो रिप्रोडक्शन की है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। मतलब अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में पादप जो है वो बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। तो अलैंगिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिना बीज से, बिना सीड से नए प्लांट का जन्म होगा। मतलब या तो पौधे की जो स्टेम है उससे नया प्लांट जन्म ले लेगा, या तो पौधे की जो लीव्स है उससे नया प्लांट जन्म ले लेगा, या तो पौधे की जड़ से जो है वो नया प्लांट जन्म ले लेगा। तो यहाँ पर बीजों का कोई रोल नहीं होगा इस अलैंगिक जनन वाले पार्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, और लैंगिक जनन में क्या है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो ये दो डिफरेंस जानिएगा। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन किस तरह से पेड़ पौधे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है इसके द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। तो यहाँ पे सब ये चीज़ लिखी गई है कि अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, सबसे पहला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब टाइप होता है कह लीजिए। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन जो है वो पादप के कायिक भाग होते हैं, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, नए प्लांट का जो जन्म होगा वो रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है और बड से भी हो सकता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ऊपर हमने देखा कि कायिक अंग कौन से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के कौन होते हैं, जड़, तना, पत्ती होते हैं। तो वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं उनके द्वारा नए पौधों का जन्म इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत होता है। अब जैसे आप अक्सर गुलाब को लगाते होंगे तो गुलाब को क्या करते हैं, उसके तने को, मतलब उसकी किसी भी टहनी को काट लेते हैं और उसको कलम कहा जाता है। जब उसकी आप किसी भी टहनी को छोटा सा काटते हैं और उस कलम को मिट्टी में लगा दीजिए तो कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे, उसमें जड़ निकल जाएगा और वो छोटा सा कलम जो है वो एक नए पौधे के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से यही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे गुलाब जो है वो तने से नया गुलाब का पौधा जन्म ले लिया। अब आगे बताया गया है कि यहाँ पर पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं।
कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो यहाँ पे कायिक कलिकाओं के बारे में बताया गया है कि ये भी एक नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। जैसे कि मतलब क्या है, पुष्प कलिकाएं जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, एक नए प्लांट को ये डेवलप होती है फ्लावर्स में। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल, ठीक है, एक्सेल में होती हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें ही वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants। तो जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं वो नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसा कि आगे यहाँ पर 12.2 में आपको देखने को मिलेगा। पोटैटो का ये इमेज है, यहाँ पर ये एक आलू है, ये आपके घरों में आती होगी। बहुत दिन तक अगर आप रख दीजिए तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से ये कलिकाएं निकल आती हैं और इन्हें अगर आप जितनी भी कलिकाएं निकली हैं उन जगहों से काट काट के इस आलू की पीस को मिट्टी में लगा देंगे तो एक नए पौधे का जन्म इससे हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि जो पोटैटो प्लांट है वो स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, तो ये जो इसमें निकलती है ऐसे इसे उसका आँख कहते हैं, आई कहते हैं। बड होता है ये, इसे आई के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ यही चीज़ बताया गया है क्रियाकलाप में कि एक ताज़ा आलू लीजिए, उसके बाद इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए, इसमें इन्हें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। तो जब कई दिन आपके घरों में आलू रखी रहेगी तो उसमें बर्ड्स आप निकलते देख सकते हैं। इसे ही आँख कहा जाता है। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, अब जहाँ जहाँ भी ये आँख हों, ये बर्ड हों, उन मतलब ऐसे काटिए कि उन सभी आलू के पार्ट में ये बर्ड रहें। उसके बाद इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। तो उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार अदरक को भी आप देख सकते हैं, उसको भी लगाएंगे तो एक नया पौधा जन्म ले लेगा। उसमें से इस तरह से जड़ निकल आएंगी, स्टेम और लीफ से निकल आता है। तो आलू, अदरक, इन सब की खेती इसी तरह से की जाती है। इसके बाद बताया गया है ब्रायोफिल्म, जिसे हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। इसमें पत्ती के किनारे गर्द से कलिकाएं होती हैं। मतलब यहाँ तो हमने ऊपर देखा कि गुलाब में देखा कि स्टेम से नए प्लांट का जन्म हो गया, आलू और अदरक में देखा कि बर्ड से नए प्लांट का जन्म हो गया। अब जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म में बताया जा रहा है कि इसकी पत्ती से भी नए प्लांट का जन्म हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म की बात की जाए तो ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि ब्रायोफिल्म जो है इसमें लीव्स से, उसकी पत्तियों से नया प्लांट का जन्म होता है, और जो रोज़ होता है उसमें उसकी स्टेम से नए प्लांट का जन्म होता है। जो पोटैटो हो गया या अदरक हो गया, इसमें इसके बर्ड निकल आते हैं, उससे नए प्लांट का जन्म होता है। और जो शकरकंद और डहेलिया होता है, इसमें जड़ों से नए प्लांट का जन्म होता है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, सीधे सीधे कई बार एग्जाम्पल ही पूछ लेता है एग्ज़ाम में आपसे। यहाँ पे आगे आपको ब्रायोफिल्म की एक लीव्स भी दिखा देती हूँ, जहाँ पर उसकी पत्ती में जो है बर्ड निकल आता है। तो ये है इमेज ब्रायोफिल्म की लीफ का। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है जिसके किनारे आप इस तरह से कलिकाएं निकलते देख सकते हैं, और यही कलिकाएं जब मिट्टी में गिर जाती हैं तो नए प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। फिर आगे कैक्टस के बारे में बताया गया है कि जो कैक्टस होता है, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है।
तो यहाँ पे कैक्टस के बारे में बताया गया है कि कैक्टस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, मतलब मेन प्लांट की जो टहनियाँ हैं वो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर वो मेन प्लांट से अलग हो जाएं, गिर जाएं, तो वो भी एक नए प्लांट को जन्म दे देती हैं। प्रत्येक जो भी टूटा फूटा पार्ट होता है उस पार्ट से भी नए प्लांट का जन्म हो जाता है। तो ये कैक्टस जैसे पादप की बात की गई है। बाकी मनी प्लांट को भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी उसको तोड़ के पानी में या मिट्टी में लगा दीजिए तो एक नया पौधा बन जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इससे बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम मेहनत से नए पौधे जो है वो उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जल्दी प्लांट डेवलप कर लेता है और जल्दी ही फल भी, पुष्प और फल भी पौधे में आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो नया प्लांट उगेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा, क्योंकि वो पेरेंट प्लांट का ही कोई ना कोई पार्ट होता है जो कि ग्रो करके नया प्लांट बनता है। तो वही कहा गया है, बिल्कुल जो नया प्लांट है वो अपने पेरेंट प्लांट की बिल्कुल फोटोकॉपी कह लीजिए होती है, प्रतिलिपि होती है, कॉपी होती है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है, कंपेयर करने के लिए कि जो लैंगिक जनन होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले प्लांट में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जो है वो बीज उत्पन्न करते हैं। फिलहाल ये तो जब हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो प्रोसेस देखा वो क्या देखा, पहला प्रोसेस कायिक प्रवर्धन का देखा। अब दूसरा जो है प्रोसेस जिसमें रहेगा मुकुलन के द्वारा, मतलब बडिंग के द्वारा भी नए प्लांट का जन्म हो सकता है। यहाँ बताया गया है जैसे कि ईस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ईस्ट को कुछ घंटे में वृद्धि करके ये जनन करने लगते हैं। याद रखिए ईस्ट एक जो है वो सिंगल सेल्ड, मतलब एकल कोशिका जीव होता है। तो ईस्ट के बारे में बताया गया है कि ईस्ट जो है दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। रिमेंबर दैट इट्स, जो ईस्ट होता है इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब आगे हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा, मतलब बडिंग द्वारा जो है वो जनन होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस देख लीजिए। पहले ये एक ईस्ट की सेल है, एक ईस्ट की सेल थोड़ा सा ग्रो की तो इसमें क्या हुआ, आपको ये बड दिखाई दे जाएगा, मुकुलन जिसे कहते हैं या बड कह लीजिए। इसमें बड डेवलप हो जाएगा। ये बड जो है न्यू बड को फॉर्म, मतलब ये न्यू बड जो है ये कई बडों की चेन हो जाएगी और इस तरह से नए पौधे इस बड से डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। तो यही बड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डेवलप करते हुए, यही कट हो जाएगा, टूट जाएगा और यही जो है फिर मिट्टी में गिर के नए प्लांट को जन्म दे देता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। नई जो ईस्ट सेल बनी अब वो क्या करेगी, फिर वो डेवलप होगी, फिर उसमें बड निकलेंगे और उसके बड फिर से टूटेंगे और फिर से एक नए प्लांट का जन्म हो जाएगा। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मुकुल की श्रृंखला जो चेन ऑफ बर्ड्स से दिख रहे होंगे। तो ये अगर ग्रो करते जाएं फिर ये हर पार्ट जो है एक नए प्लांट को जन्म दे देता है।
तो इससे क्या है, बहुत ढेर सारी ईस्ट की कोशिकाएं बन जाती हैं। तो मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ईस्ट में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे जो तीसरा एसेक्सुअल का प्रोसेस है वो है खंडन, मतलब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से कैसे नए प्लांट का जन्म होता है एसेक्सुअली। तो यहाँ भी बताया गया है कि आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी में अन्य जलाशयों में हरे रंग के फिसलनदार गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़ी क्षेत्र में फैल जाता है। तो आप अक्सर तालाबों में पूरी एक ग्रीन कलर की लेयर देखे होंगे, तो वो एल्गी होता है, शैवाल होता है, एक प्लांट होता है वो भी। तो ये कैसे ग्रो किया, ये खंडन के द्वारा, मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये ग्रो करता है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि दीज आर द एल्गी when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into 2 or more fragments. These fragments are pieces grow into new individuals. This process continuous and they cover a large area in short period of time. तो बहुत कम समय में ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं मुकुलन खंडन के द्वारा, एसेक्सुअली प्रोसेस करके। अब बीजाणु के निर्माण को बताया गया है कि स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें डबल रोटी के बारे में पढ़े थे कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उगाते हैं। तो अपने घरों में भी ये चीज़ आप देखते होंगे कि अगर आप ब्रेड को कई दिनों तक ऐसे खुला छोड़ दीजिए अपने किचन में, 2 से 3 दिन बाद आप उसमें देखेंगे कि उस ब्रेड के ऊपर फंगस उगाता है, वाइट कलर की लेयर बन जाती है। तो वो क्या होता है, वो कवक होते हैं, ये वायु में उपस्थित बीजाणुओं से उगाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन जो है वो बीजाणुओं द्वारा ही होता है। तो अलैंगिक जनन की एक प्रोसेस है, वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, इससे भी अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो मॉस और फर्न जैसे प्लांट होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, मतलब स्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये चीज़ आप देख लिए डबल रोटी में जो ब्रेड होता है उसमें एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी यहाँ पे एक इमेज और दिखाई गई है, उसको भी देख लीजिए। ये है कवक में बीजाणु द्वारा जनन। तो ये कवक का एक प्लांट है, कवक के प्लांट में ये बीजाणुधानी है, मतलब स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम से स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। बाकी एक बार मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो ये होते हैं स्पोर्स से ये बहुत हल्के होते हैं और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस एयर में तय कर लेते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है ये। सच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable condition, a spore germinates and develops into a new individuals.
Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे कि किन प्लांट में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सीधे सीधे यहाँ से ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्लांट के, यही क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। अब आगे आपको, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन को देखेंगे। अभी तक आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 प्रोसेस को देखे थे। अब लैंगिक जनन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बीजों से जो है वो नए पौधे का जन्म होता है। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पुष्प जो है वो पादप के जनन अंग होते हैं, पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर जो है वो मादा जनन अंग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेमन्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे पुंकेसर कहा जा रहा है, और जो पिस्टिल होता है मतलब जिसे स्त्रीकेसर कहा जा रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का। अब आगे यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अथवा या केवल पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित है, तो ऐसे जो पुष्प होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो जिनमें कोई एक ही सेक्स डेवलप करे, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसे पुष्प को, ऐसे फ्लावर को एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और ऐसे प्लांट को एक लिंगी पौधा कहते हैं मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बताया जा रहा है फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके बाद लिखा है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं, मतलब जिन पुष्पों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये मक्का वाला एग्जाम्पल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा है कि मक्का जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है। तो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा ये सभी आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के या यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि सरसों की बात की जाए, गुलाब की बात की जाए, पिटूनिया के पौधे की बात की जाए, तो ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। तो जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो या तो एक ही प्लांट में हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी। आगे पढ़ने से पहले एक बार मैं इस इमेज में जो जनन अंग है मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीकेसर का इमेज आपको दिखाया गया है। स्त्रीकेसर के इमेज में मतलब कि तो यहाँ पे पहले ये जो स्त्रीकेसर है मतलब जो पिस्टिल है उसके बारे में जानेंगे, फिर पुंकेसर के बारे में जानेंगे। स्त्रीकेसर मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपको अंडाशय दिख रहा होगा, बीजांड दिख रहा होगा और वर्तिका और वर्तिकाग्र। सबसे पहले ये जो फ्लावर है इसमें अंडाशय होता है और उसके ऊपर वर्तिका और उसके ऊपर वर्तिकाग्र, मतलब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में ये डिवाइड होता है। ओवरी के अंदर को जब इसको काटा जाए तो ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 भागों से मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से। ओवरी को जब काटा जाएगा तो इसके अंदर ओव्यूल होता है। अब आ जाते हैं पुंकेसर की बात कर लेते हैं, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका, जो स्टमन है उसका। तो पुंकेसर में पूतंतु और परागकोश होता है। तो पूतंतु मतलब ये फिलामेंट होता है और ऊपर जो है एंथर होता है। तो जो पुंकेसर है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर से। और जो स्त्रीकेसर है, जो पिस्टिल है, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से।
अब आगे इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। तो हमने ऊपर फिलामेंट और एंथर देखा। पुंकेसर के अंदर मतलब स्टेमन के अंदर परागकोश में पराग कण होते हैं। तो जो परागकोश होते हैं उनमें पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो जो परागकोश से ही क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मतलब मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। आगे है कि स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। तो हमने स्त्री केसर में क्या क्या देखा, इसमें स्टाइल देखा, स्टिग्मा देखा और क्या देखा, ओवरी देखा। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। यही ओव्यूल जो है फीमेल गैमीट को बनाते हैं और बाद में फीमेल गैमीट से एग का निर्माण बीजांड में होता है, मतलब ओव्यूल में होता है। तो ये लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनन से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो जब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज जब करता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है और उसी जाइगोट से एक नए पौधे का जन्म होता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंथर जो है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस्ड मेल गैमेट्स। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Ovary contains one or more ovule. The female gamete or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuses to form zygote. तो जाइगोट का इस तरह से निर्माण हो जाता है और जाइगोट से एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। अब इसके बाद परागकण के बारे में बताया गया है कि पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठता है तो क्या होता है, बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको बताती हूँ। ये क्या है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है। दूसरा मतलब किस तरह से परागकण पॉलिनेशन के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू कोई भी प्लांट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आर लाइट, दे कैन बी कैरीड बाय विंड। तो जो पॉलन ग्रेन है वो किसी पौधे से टूटे और ये हवा के द्वारा क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। और कई बार जब ये पौधे से झड़ गए, नीचे पानी है तो पानी के द्वारा भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। या तो फिर कुछ जो इंसेक्ट्स तो होती हैं वो फ्लावर्स पे बैठी, और फ्लावर्स पे बैठी तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी पे ये पॉलन जो है वो चिपक गया। अब उसके बाद जब ये इंसेक्ट उड़ के किसी दूसरे उसी तरह के किसी दूसरे पर पौधे पे बैठेंगी तो ये पॉलन क्या होगा, उस पौधे की स्टिग्मा पर झड़ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये स्टिग्मा से जो है पॉलिनेशन करेगा और नए फ्लावर का जन्म दे देता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर बताया गया है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण आगे जो देखा हमने वो किसे कहते हैं, स्वपरागण हमारा
क्या कहलाया कि जब ट्रांसफ़र ऑफ जो पॉलन है वो फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पॉलन, सॉरी ये नहीं, हम सेल्फ पॉलिनेशन देख रहे हैं। तो इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर किसी सेम फ्लावर पे पॉलन गिरता है या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरता है वो, तब इसे क्या कहेंगे, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो काइंड तो सेम ही होना चाहिए और तभी पॉलिनेशन होगा। अब गुलाब का जो है वो कमल पर गिरेगा पॉलन, या कमल का गुलाब पे, तब तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेम उसकी जाति जो है वो सेम होनी चाहिए, बाकी फ्लावर कोई भी, मतलब उस प्लांट के किसी भी फ्लावर पे होता है। तो यही क्या है, स्वपरागण और परपरागण है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको इमेज के थ्रू भी दिख रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बताया गया है निषेचन के बारे में। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, ये चीज़ बताई गई है। नर तथा मादा युग्मकों के संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। तो ऊपर हमने जाइगोट बनने को देखा। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। तो जो जाइगोट बनाने की प्रोसेस होती है, मेल और फीमेल जाइगोट के युग्मनज का ही प्रक्रम जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ है कि द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द gametes is called a zygote. The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote develops into an embryo. तो जो जाइगोट है वो भ्रूण में विकसित होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। तो युग्मनज जो है वो भ्रूण में विकसित होते हैं। तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, ये चीज़ बिल्कुल रट लीजिए। अब फल और बीज का विकास कैसे होता है, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। बीजांड में बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट इज द, यहाँ पर रिपेंड ओवरी। द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो ये चीज़ें थी आपके फल और बीज के निषेचन के बारे में। आगे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं बीज को, सेब के और बादाम के। तो यही चीज़ लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं और बीज का प्रकीर्णन, जो सीड का डिस्पर्जल होता है, ये कैसे होता है, ये चीज़ जान लेते हैं कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। मतलब बीज का एक स्थान से दूसरी जगह पे, अब वो वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। तो यही है प्रकीर्णन। मतलब प्रकीर्णन के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी तरह के सेम प्लांट होते हैं। तो कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक गए। किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर क्या है, पादप के नवोद्भिद मतलब नए उगे पौधों के बीज धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होती है। उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। तो अगर सारे प्लांट एक ही जगह पे उग जाएं तो क्या होगा, उन्हें ना तो सही से धूप मिल पाएगा, ना ही जल और ना ही खनिज मिल पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पौधे हैं, उनमें जगह और इन चीज़ों को लेकर स्पर्धा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। तो पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ हो जाता है
है। इससे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पौधे जो है वो विकसित हो जाते हैं। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। तो प्रकीर्णन जो है वो पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आपके कपड़े के द्वारा भी, मतलब आपके द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है। सहजन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जो सहजन या ड्रमस्टिक होता है तथा जो मैपिल का फल होता है, इनके पंख युक्त बीज जो हैं ये घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। तो जो सहजन है, मैपिल है या फिर मदार हो गया, घास हो गया, इनके बीज बहुत हल्के होते हैं। ये हवा के माध्यम से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर ग्रो करके अपना प्लांट तैयार कर लेते हैं, एक नया प्लांट बन जाता है। कुछ बीज जल द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं। तो मतलब अगर किसी तालाब के आसपास पौधा है और उसका बीज जो है वो झड़ा, वो इतना हल्का होता है कि वो पानी के साथ बह गया और पानी के साथ बह के वो किसी दूसरे जगह पे सरवाइव कर लिया और वहाँ पे एक नए पौधे को जन्म दे दिया। तो ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में तैरन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। तो नारियल के बीज जो हैं वो काफ़ी स्पंजी होते हैं। ये क्या करते हैं, पानी के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैर कर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपने एक नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। कुछ बीज जो है वो जंतुओं द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं। मतलब जैसे जंतु जो है वो ज़मीन पे बैठे, वहाँ पे किसी पौधे का बीज झड़ा हुआ है, वो बीज जो है उस एनिमल की बॉडी में चिपक गया। अब वो एनिमल जहाँ भी जाएगा वहाँ वो बीज प्रकीर्णित हो जाएगा और नया पौधा जन्म ले लेगा। विशेषकर से जो कांटेदार बीज होते हैं, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जो है वो जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम है। तो यूरेना और जैंथियम के बीज जो हैं वो कांटेदार हुकनुमा होते हैं। ये देख रहे होंगे आप जैंथियम। तो ये कांटेदार हुकनुमा होते हैं जो जानवरों की बॉडी में या आपके कपड़े की सतह पे बहुत आसानी से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाता है। मतलब वो झटके के साथ फटते हैं तो बीज उनके काफ़ी दूर गिर जाते हैं और दूर जाके वो नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे कि एरंड और बालसन के पादप में ऐसा होता है। तो जो रुई का पौधा होता है उसमें भी आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। जब रुई परिपक्व होती है, ये हमने 6th क्लास में देखा था कॉटन के प्लांट को। जब कॉटन मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, उसके बीज फट जाते हैं और वो फट के प्रकीर्णित हो जाते हैं। उसके बीज एक जगह से दूसरी जगह पे गिर जाते हैं और नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो ये हमारा पौधों में जनन का चैप्टर था, जो कि अब ख़त्म होता है। यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी प्रोसेस को देखा। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। अब ये चैप्टर की समरी है, इसे आप पढ़ लीजिए कि क्या है समरी। मैं एक बार इस चीज़ को इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर दे रही हूँ इसका, ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बताया गया है पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई आर रिप्रोड्यूस्ड दियर ओन काइंड। सेकंड है, इन प्लांट दियर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बहुत अच्छे से समझा हमने। फिर थर्ड पॉइंट है, दियर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये 4 प्रोसेस हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट से नए पौधे का जन्म होगा। फिर अब एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में बताया गया है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत आप गुलाब वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, मतलब रूट से भी नया प्लांट का जन्म हो जाता है, स्टेम से भी और उसके लीव से भी हो जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर जो है किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल विथ आइदर द मेल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल कब होगा, जब उसमें या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब बाइसेक्सुअल कब होगा, जब उसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उपस्थित होंगे उस फ्लावर में। नेक्स्ट है कि द मेल गैमीट आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमीट आर फाउंड इन द ओव्यूल। तो जो फीमेल गैमीट होता है वो ओव्यूल में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में बनने वाला होता है, बन सकता है। इसके बाद बताया गया है कि पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम आर अनदर फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same plant। और उसके बाद इन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, pollen grain are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind। तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। फिर बताया गया कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। The fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization egg is called zygote. Zygote develop into an embryo. फिर नेक्स्ट है कि fruit is the mature ovary where ovule develops in a seed which contains the developing embryo. Next point है seed dispersal is aided by wind, water and animals. लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा सीड डिस्पर्जर हेल्प द प्लांट टू प्रिवेंट ओवर, जो प्रिवेंट करता है ये किस किस से, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड इन्वेड न्यू हैबिटेट्स। तो जो सीड डिस्पर्जल होता है वो पौधे को हेल्प करता है, उनका जो प्रतिस्पर्धा होती है अपनी जाति के बीच, और उसके बाद उसमें उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक से वाटर नहीं मिल पाता, और जो मिनरल्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उन सब चीज़ों से जो सीड डिस्पर्जल की प्रोसेस है वो पौधे को हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा पूरा समरी NCERT का जो चैप्टर 12 था। तो 7th क्लास का चैप्टर 12 हमने ख़त्म कर लिया। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई चीज़ ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ूँगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।